नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदी साहित्य की एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अपनी कविताओं और लेखों से समूचे जनमानस को भाव विभोर करने वाले कवि पद्मश्री पद्म भूषण गोपाल दास नीरज को कौन नहीं जानता। कवि गोपाल दास नीरज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका टीवी में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक कवि की भूमिका जो होती है काफ़ी अहम होती है। आप साहित्य की हर बारीकी से आप अवगत हैं। कितना कठिन होता है शब्दों को पिरोकर कविता का रूप देना? शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है जी। तो ब्रह्म की उपासना के लिए जब तक पूरी साधना तपस्या न की जाए तब तक शब्द का अर्थ भी नहीं समझ में आता। तो उसका शब्द जो है कैसे पुरवाया जाता है, ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। इस प्रकार से कविता जन्म लेती है, बड़ी कठिन प्रक्रिया। इसको समझना आसान बात नहीं है। क्या हमारे यहाँ एक शब्द है, अध्ययन, चिंतन, मनन। तीन चीज़ें आवश्यक है कवि के लिए। अध्ययन का मतलब आज तक जो कुछ लिखा जा रहा है साहित्य में, लिखा गया है, उस सबका अध्ययन पहले होना चाहिए उसके पास। फिर उसके पास चिंतन होना चाहिए सोचने के लिए कि इसमें कौन सा सार्थक है, कौन सा निरर्थक है, जी, कौन सी चीज़ ली जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं ली जानी चाहिए। अंत में मनन। मनन शब्द का मतलब बहुत कठिन है। मनन शब्द का अंग्रेजी शब्द है ब्रूडिंग। वो कहते हैन इज ब्रूडिंग द एग्स। आप मुर्गी अंडे को से रही है, से नहीं रही है, बल्कि अपने प्राण की जो ऊर्जा है, समस्त ऊर्जा उस जल तत्व में संचालित करती है, तब से प्राण आता है। उसी प्रकार से कभी जब किसी शब्द पर अपना प्राण उड़ेल देता है, अपनी चेतना उड़ेल देता है और उसमें घूमसा गायब हो जाता है, तब कविता का जन्म होता है। क्योंकि हिंदी बाइबल में कहा, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड एंड वर्ड वॉज गॉड, ऑल वॉज वाटर एंड स्पिरिट वॉज ब्रूडिंग ओवर। ब्रूडिंग का मतलब है केवल सेना नहीं, बल्कि अपने को समूचे व्यक्तित्व को शब्द के अंदर पिरो देना होता है। ये कठिन प्रक्रिया है। जब तक एक शब्द लिखने में हमें कभी कभी बड़ी तलाश करनी पड़ती है। एक बार क्या हुआ, एक गीत लिख रहा था चाचा चाकर में। वो गीत था, तो हम न थे वो तुम न थे वो रहे प्यार की रोटी यहाँ पर विजय की पालतू बढ़ाई। तो उसमें एक शब्द मैंने लिखा, न चोट है ये फूल की, न चोट है ये खारी। तो म्यूजिक के हिसाब सही था, ट्यून के हिसाब सही था, लेकिन मेरा कान खटक रहा था, चोट है फूल की, चोट है खारी की, समझ नहीं आ रहा बात। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, यही ऐसे चलेगा। लेकिन मेरा तब चंद सेकंड करते खाना खा सो जाएगा। हम सो गए, सोना एलान हुआ। शब्द क्या आया, न चोट है ये फूल की, है खल से खारी। खल शब्द चाहिए था यहाँ पर, चोट सही था मात्रा के हिसाब से। इस प्रकार देखिए शब्द पर सोचने के लिए कभी कभी रातें गुजर जाती है हमारी। जी, कविता जो है शब्दों में से पिरो जाता है, जैसे कि आपके किसी हार में मोती पिरो जाती है। तो बड़ी कठिन प्रक्रिया मन के द्वारा ये संभव नहीं होती। अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय जो वर्तमान समय में देखा जाता है कि साहित्यकारों की बात करें, कवियों की बात करें, तो केवल गिने चुने नाम जो हैं वही सामने निकल कर आते हैं। क्या मानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या, धीरे धीरे करके आज के माहौल जो है दूसरा है। आज हर आदमी पैसे के पीछे पागल होकर भाग रहा है। अर्थ जो है जब बहुत ज़्यादा उसके पीछे आदमी भागने लगता है तो अर्थ पेशाब बन जाता है। पेशाब का मतलब पेशाब होता है जो धीरे धीरे खून चूसता है। जी, आज अर्थ ने, पैसे ने सबका खून चूस दिया। राजनीति जो जनसेवा का माध्यम थी वो भी आज उद्योग बन गई। धर्म जो रास्ता बताने वाला था वो भी उद्योग बन गया। ज्ञान है, कला है, डॉक्टर का पेशा है, खेल, सब उद्योग बनते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, अर्थ जब पेशाब बन जाता है सबका खून चूस देता है। साहित्य के साथ भी यही हुआ। आज कविता जो है समाप्ति दिखाई पड़ रही है, लोग मनोरंजन की तरफ भाग रहे हैं। ज़्यादातर मनोरंजन के प्रोग्राम होते हैं, अच्छी गहरी कविता समझने की समझ लोगों में रही नहीं। सारा आज का माहौल एक काल चक्र में ऐसी घूमता है, कभी बहुत ऊँचा जाता है, कभी नीचे जाता है। काल की गणना हम करते हैं वहाँ से, यहाँ पर कि आदमी खाता था पहले, अब धीरे धीरे घूमते घूमते वो काल तक उसी पॉइंट पे पहुँच गया। आज आदमी को मारने में संकोच नहीं होता, संवेदना खत्म हो गई।
आदि बच्चों तक का मांस को खा रहा जी। है, यानी वही उसी पॉइंट में पहुंचता है। लेकिन इस समय भी स्थिर नहीं है, धीरे धीरे ये समय बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। जैसा पहले फिल्म में पहले बहुत अच्छे अच्छे गीत दिखे जाते थे, शायर थे, मजदूर थे, शकील थे, आपके कैफी आदमी थे, भरद्वाज थे, हिंदीवर थे, प्रदीप थे, ये सब साहित्यकार थे, उसमें कविता लिखी जाती। फिर धीरे धीरे वो माहौल बदला, साहित्यकार भी बदल गए, संगीतकार एकदम बदल गए, सब नौशाद साहब चले गए, आपके ऐसी रोल चले गए, शंकर जयकिशन चले गए, लड़के आए तो क्या हुआ, किस प्रकार गीता कबूतर लोटन कबूतर में अब फिर धीरे धीरे चेंज आने लगा। गुलजार लिखे और लोग अच्छे लिख रहे हैं, रूम को भी अच्छे लिख रहे हैं, धीरे धीरे समाज चक्कर चलता चलता है। तो आज कैसी ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके समय बदलेगा, क्योंकि समय कोई चीज स्थिर संसार में नहीं, हर चीज चलती है। जिस तरह से अगर आज की बात करें, वर्तमान जो प्रारूप चल रहा है, जब कवि अपनी कविता का रूप देता है, साहित्यकार साहित्य लिखता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई भाव छुपा होता है, कोई भावना होती है जिसको वो समाज के सामने प्रदर्शित करना चाहता है। हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से टेलीविजन चैनलों की अगर बात करें, उन पे कॉमेडी के इतने कार्यक्रम आ रहे हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि उनके पीछे कोई संदेश देने की कोशिश होती है या मात्र एक सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया बन के रह गए? कोई तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, कोई संदेश के पीछे नहीं। कविता जो है संदेश देती है, लेकिन हम अपनी अनुभूति के माध्यम से दूसरे के अंदर वही अनुभूति उत्पन्न करना चाहते हैं। हमेशा परानुभूति, स्वानुभूति को परानुभूति परिवर्तित करना कविता है, और ये कला आसान नहीं। जब तक आदमी स्वयं पूरी तरह से अनुभव नहीं करेगा किसी चीज को, तब तक दूसरों कोई कर सकता है। तो वो आज तो मनोरंजन के प्रोग्राम हो रहे हैं, इसलिए कि आदमी टेंशन में है। हर आदमी, किसी को रोटी चिंता है, किसी घर बीमारी चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है, हर आदमी आज तनावग्रस्त है। तनाव आज खत्म होता, हंसना आसान है, हंसना आसान, तनाव खत्म होते, हंसना ज्यादा तनाव हो रहा है, हो रहा है। हर जगह हंस के प्रोग्राम हो रहे हैं, कविता सीधी गायब होती चली जा रही है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे करके समय भी जाएगा, ऐसा नहीं। मनोरंजन जरूरी है जीवन के लिए। हमारे क्या कांता संबंधी उपदेश है। कविता कहते हैं जिस प्रकार से घर की पत्नी बिगड़े हुए पति को मुस्कुरा करके अपान गौर से कटाक्ष से समझाती है, उसी प्रकार से कवि जो है समाज को समझाता है। उपदेश नहीं देता, लेकिन किस प्रकार उपदेश, रसमय उपदेश देता है, रसमय उपदेश देता है। कहता है पहले कहते बात कहता है, तो रस जो है कविता की पहली शक्ति है। तो धीरे धीरे आज लोग रस जीवन में रहा ही नहीं, इससे लोग मनोरंजन से भाग रहे हैं। कॉमेडी आ रही है, फिल्म में क्या आ रहा है, सेक्स, वायलेंस एंड कॉमेडी, और फिल्म की, और जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वही खास उसको प्रचार करता है। उसमें कोई संदेश नहीं होता, बस मनोरंजन ही आज आदमी। फिर जी, आपकी अगर बात करें तो आपने साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में काफी नाम हासिल किया है। आज जिस तरह से अगर हम बात करें कि आज जो पुराना समय है और नया समय है, दोनों समय में कितना अंतर देखते हैं? पहले जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, वो कवि सम्मेलन विद्यालय में होते थे, यूनिवर्सिटीज में होते थे, पढ़े लिखे लोगों के सामने होते थे। संख्या बहुत कम हुआ, सिर्फ सुनने वाले, समझने दर्शक की सुविधा आती थी। उस समय कविता में कविता होती। हमने मंदिर चंद जी की अध्यक्षता में कविता पढ़ी, दिनकर जी की, बच्चन जी की, निराला जी की, पंत जी की, महादेवी जी की, उर्दू के बड़े बड़े शायर, जोश साहब के साथ मैंने पढ़ा, फराज साहब के साथ मैंने पढ़ा, शकील के साथ मैंने पढ़ा, मंजूर के साथ मैंने पढ़ा, शायर के साथ मैंने पढ़ा, कैफी आदमी के साथ, सरदार जाफरी के, सबके साथ मैंने पढ़ा। ये समय था जबकि कविता सुनी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कर कविता जो है वहाँ से विद्यालयों से निकल करके पढ़े लिखों के साथ भीड़ में प्रदर्शनी पहुँच गई, नुमाइश में पहुँच गई। तो नुमाइश में भीड़ ज़्यादा होती, सुनने वाली श्रोता कम होती, इससे और नुमाइश वाला क्या जाए, उसको कविता समझने की वजह तो है नहीं। पोइट्री इज द एंजॉयमेंट ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ ए कंट्री, पोइट्री इज द एंजॉयमेंट ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ ए कंट्री। जी जी। तो भीड़ के पास तो बुद्धि होती नहीं, तो मनोरंजन चाहिए उन्हें। तो कवि ने भी क्या किया, उसके स्तर पर उतर गया। कभी क्या कर्म होता है, नीचे वाले के ऊपर उठाना, बल्कि वो ताली बटोरने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भीड़ के स्तर पर उतर गया, तो कविता धीरे समाप्त हो गई। जी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कविता को बचाए हुए, कि हमेशा अंधकार के साथ साथ प्रकाश
थोड़ा थोड़ा तो रहता ही। जी आज भी कवि हैं अच्छे, जी कविता बनाई है। मेरे साथ के समकालीन बहुत कवि रहे, वीरेंद्र मिश्र रहे, आनंद अवस्थी रहे, रामदास त्यागी रहे, देवराज दिनेश रहे, जी सुरजी रहे, गोपाल सिंह नेपाली रहे। इनका सभी लोगों ने कविता ही लिखी। आज भी अच्छे अच्छे लोग लिख रहे हैं, दो चार अच्छे गीतकार भी हैं, किशन सरोज हैं, भारत भूषण हैं, और भी लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के आप अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। ऐसे समय में आपने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन वहां पर किया है। किस तरह से अगर आज के समय को देखा जाए कि पुराने लोगों की बात करें और नए लोगों की बात करें तो हिंदी भाषा के ज्ञान को लेके आपसी मतभेद जो है सामने आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लिए भाषा संस्थान का अध्यक्ष था। जी जी और मतभेद होना आवश्यक। जी जी दो इंटेलेक्चुअल जब मिलेंगे दोनों मतभेद निश्चित होगा। अगर दोनों मतभेद नहीं हुए फिर रास्ता के साथ निकलेगा आगे। जी जी मतभेद तो रहते ही, पुराने लोग कुछ सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं। आज संक्रमण काल से गुजरता है आदमी, ये एक दोहराए पे खड़े हुए हैं। आज सोच नहीं पा रहा, न विवेक सोच पा रहा, न साथ काल किधर जाऊँ। पुराने मूल समाप्त होते चले जा रहे हैं और नई मूल्य आ रही है। नए मूल्यों को भी नहीं ग्रहण कर पा रहा आदमी, पुराने मूल्यों को भी ग्रहण नहीं कर पा रहा। इसलिए ये संक्रांति काल है। संक्रांति काल में ऐसा होता है, मतभेद होना आवश्यक होता है। धीरे धीरे और मतभेद से कुछ न कुछ तो सत्य निकल के आता है, कुछ सत्य निकल के आता है। मतभेद जरूरी है। टू इंटेलेक्चुअल मस्ट डिफर। अगर डिफर नहीं करें तो कैसे होगा कुछ? किसी सत्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जिज्ञासा और प्रश्न करना। जी आज लोग प्रश्न करना भूलते चले जा रहे हैं, उतना ही उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जब तक प्रश्न करना नहीं सीखेगा आदमी, जिज्ञासा नहीं प्राप्त करेगा, तब तक नई चीज प्राप्त नहीं हो सकेगी। मतभेद तो आवश्यक है और जरूरी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो हैं मुलायम सिंह यादव, उनके आप काफी करीबी रहे हैं। उनके साथ आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी आपको मिल चुका है उनकी सरकार में। ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो राजनीति की दिशा है और दशा है वो देश को किस ओर ले जा रही है? आज की राजनीति की दशा देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। आज की राजनीति सिर्फ अपने पार्टी के हित में सोच रही है, देश के हित में नहीं सोच रही। सीधी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र लाद दिया गया, लेकिन लोकतंत्र का इस देश से समझा नहीं। लोकतंत्र दो पहियों की गाड़ी चलती है। एक गाड़ी दो पहियों पर चलती है, एक कर्तव्य और एक अधिकार। यहाँ आदमी सिर्फ अपने अधिकार की बात जानता है, कर्तव्य की बात नहीं जानता। आंदोलनों का मतलब ये थोड़ी कि आप बसें चलाओ, सड़कों को जाम लगाओ। आपसे कोई किसी से गलती हो गई तो इसका मतलब थोड़ी कि आप पूरी जनता को करते हो। सड़कों पर लोग जाम लगा देते हैं, चीजें तोड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, करना है घेराव ही तो दुखों का घेराव करो। करना है घेराव ही तो दुखों का घेराव करो। बंदगी जो करने हैं तो भ्रष्टाचार बंद करो। तोड़ फोड़ करनी है तो तोड़ो वर्ग भेद, जिससे आदमी पे आदमी का अत्याचार बंद करो। लेकिन क्या है, आज हमने देखा पिछली बार गुर्जर आंदोलन किया, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का समझे नहीं है। लोकतंत्र में हमने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वाधीनता प्राप्त नहीं की। स्वाधीनता अगर समझते हैं, स्वाधीनता अपनी अधीनता, अपनी वृत्तियों पर अधीनता, अपनी वृत्तियों पर अंकुश लगाना। तो स्वतंत्रता तो हमने स्वतंत्रता में अपनी भी दी, अपना विधान संविधान बनाना सीखे। लेकिन जब तक आदमी स्वाधीनता प्राप्त नहीं करेगा तब तक सही लोकतंत्र का समझ में नहीं आएगा। मैं तो ये मानता हूँ स्वतंत्रता स्वाधीनता भी होकर के अराजकता बन जाती है, अराजकता बन गई। आज डेमोक्रेसी इज ए फंक्शनिंग एनार्की है, फंक्शनिंग एनार्की। अराजक लोकतंत्र है ही, समझे साहब? ये लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझे। जो चीज क्या लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी केवल आप वोट डाल करके सरकार सिर्फ इतना जानता है देश सरकार बदलना हमको, और लोकतंत्र की जो और मान्यता कोई नहीं जानता। इसलिए राजनीति भ्रष्ट है आज की। राजनीति दिशा भ्रमित हो रही है अपने वोट के लिए, जाने क्या क्या करते हैं वो लोग, है ना। अब जनगणना करा रहे, जनगणना करवा रहे जात के आधार पर। कितनी जनगणना होगी भाई? यहाँ पर 6000 जातियाँ हैं, जातियों उपजातियाँ कहाँ तक गणना कराओगे? गणना कराओगे तो बांटा था जैसी जैसे बढ़ रहा है। कोई क्षेत्रवाद की आवाज़ लगा रहा है, कोई अपने उसकी आवाज़ लगा रहा है। भाषा के आधार पर बढ़े देश, अब जनगणना के आधार पर देश को बांटा जाती बहुत गलत काम हो रहा है। मैं कभी सहमत नहीं इससे। मुझे बहुत दुख है कि राजनीति
दिशा भ्रमित होगी। राजनीति का महात्मा गांधी का मीन्स टू जस्टिफाई एंड्स, यानी आपका उद्देश्य भी अच्छा हो तो उसका माध्यम भी शुभ होना चाहिए जी। लेकिन आज की राजनीति करनी नहीं, हमें माध्यम से मतलब नहीं, हमें उद्देश्य चाहिए। उद्देश्य का मतलब चाहे हमें हत्या करनी पड़े, चाहे हमें लूटपाट करनी पड़े, लेकिन हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। इस तरह राजनीति भ्रष्ट हो गई और राजनीति जिस देश की भ्रष्ट हो जाती है, दिग्भ्रमित हो जाती है, गलत रास्ते चलने लगती है, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, आज हर चीज जो है, समाज पूरा भ्रष्ट है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता आपका, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, कोई काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो क्या हम गरीब देश में पैदा हुए थे, हम आज़ादी पहले का आदमी इतना बेईमान नहीं था कि दूध में मिलावट करे, दवाइयों में मिलावट करे, खाद्यान्न में मिलावट करे, जीवन रक्षक है। ऐसे आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए जरूर, तो उससे एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब नहीं होता, पूरे समाज का स्वास्थ्य खराब होता है। गरीब हम जरूर थे पहले, लेकिन हम ये बदमाशियाँ नहीं जानते, समझे सर। आज क्यों है सर, नीचे पानी तब गंदा होता है जब ऊपर से धारा गंदी होती है। जब ऊपर से ही धारा गंदी चली आ रही है, राजनीति जब भ्रष्ट होती चली जा रही है, होती है, सब कुछ गंदा हो गया। सब कुछ राजनीति का अधीन होते हैं। अलग है जो राजनीति में सत्ता होती है, शक्ति होती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लाभ पहुंचा सकता है। हमारे पास क्या है? जी क्या है? साहित्यकार आज राजनीति ने क्या किया है? राजनीति देश का शरीर बनाती है, सड़कें बना के देगी, बिजली बना के देगी, मकान बना के देगी, पानी देगी, सब कुछ देगी, लेकिन आत्मा का निर्माण नहीं कर सकती। आत्मा का निर्माण देश के संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञा पुरुष, मनीषी कवि किया करते हैं। क्योंकि देश में वही अपमानित हुए। ओशो रजनी जैसे लोग इस देश में आए, जो संसार के सबसे विद्वान आदमी था, बस वो अपमानित होकर चला गया संसार। बड़े बड़े, तो मैंने उसको कैसे कहा, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथी, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथी, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बसा। तो आज क्या है, आत्मा का निर्माण राजनीति नहीं कर पा रही जी। मनुष्य का निर्माण तब सही होता है जबकि उसका आत्मा का निर्माण भी हो और शरीर का निर्माण भी हो, यानी वैल्यूज को जो मूल्यहीनता आ गई है। मूल है ही कोई, प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, त्याग, उदारता, जितने मूल थे कोई मूल्य हमारे पास नहीं रहा। हम तो सिर्फ पैसा 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 अर्थ जो है अनर्थ करना लगा, अर्थ प्रशांत बन गया। इसलिए मित्रों, इस सब लेकिन बदलेगा समय, ऐसी बात नहीं है। अभी भी कुछ अच्छे आदमी देश में रह गए, लेकिन वही धीरे धीरे कर समय बदलेगा। समय बदलने का टाइम लगता है, हम हमारे जीवन में शायद न बदले, लेकिन बदलेगा समय लगेगा। फिर भी लोग आज आदमी को बुरा कहता है, दूसरे को अपने को बुरा नहीं कहता। जिस दिन आदमी अपने को बुरा कहना सीख जाए, उसी दिन समय बदलता है। दिग्भ्रमित हो गई। तो नीरज जी का साफ मानना है कि राजनीति पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चली है। राजनेताओं की चालें इस देश को बर्बाद करना चाहती हैं और हर जगह बोल रहा है पैसा। नीरज जी के लिए हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पथ का प्रेमी हूं मैं यारों, पथ का प्रेमी हूं मैं यारों, राह बना लेता हूं। आगे भी नीरज जी से बातचीत का यह सफर जारी रहेगा। आगे उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जानेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।